आगे चलते हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं हमारे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के? व्हाट आर द एक्सेप्शंस? अगर ये बोला गया दैट एन इंडिविजुअल इज़ लायबल फॉर अ पर्टिकुलर ऑफेंस, एक्सेस में एक्सप्लोजन्स रखे हैं, फायर रखी है, या किसी भी तरीके का आपने कोई काम किया है, उसके लिए आप लायबल कब डिक्लेयर होंगे? उसके लिए आप लायबल डिक्लेयर होते हैं, ठीक है, नॉर्मली जब भी आपको कोर्ट या कुछ भी एक्सेप्शंस में फॉलो आउट करेगा। लेकिन क्या आपके पास कोई एक्सेप्शंस हैं? डेफिनेटली है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। प्लेंटिव फॉल्ट है, प्लेंटिव की खुद की गलती है। एक्ट ऑफ गॉड तो हमें बहुत अच्छे से पता है, इसमें तो आप कंप्लीटली फ्री हैं। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिव। अब इस चीज़ के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्या एक्सेप्शंस है हमारे पास। पहला कहता है प्लेंटिव फॉल्ट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, बहुत सारे वुडन मटेरियल इकट्ठा करके रखा है, ठीक है। मेरा जो प्लेंटिव है, जो मेरा प्लेंटिव है, उसने क्या किया, बॉन फायर कर रहा था। मेरे प्लेंटिव यहाँ पे बॉन फायर कर रहे थे, ठीक है, बट उनका जो बॉन फायर है कुछ एक्सेस में हुआ, पार्टी करते टाइम उनका एक्सप्लोजन हुआ, और उनके एक्सप्लोजन की वजह से मेरे जो यहाँ पे प्रॉपर्टी में वुड मटेरियल में आग लगी, वो आग इतनी बढ़ गई कि इसके रिटर्न में जो उनके नियर बाय के सारी प्रॉपर्टी थी मेरे प्लेंटिव की, वो जल गई। प्लेंटिव ने कंप्लेन करी कि ये जो एक्सेस में वुड रखा था यहाँ पे, इसकी वजह से मेरे एरिया में आग लग गई है। बट द क्वेश्चन इज, कोर्ट विल से हु आर द इनिशिएटिव। एक्शन किसने लिया? एक्शन बेसिकली प्लेंटिव ने लिया था जब आग लगाने का स्टार्ट किया था। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? बेसिकली द प्लेंटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? बहुत सिंपल है, हमने पहले भी पढ़ा है। जहाँ पे प्लेंटिव की खुद की गलती है, चाहे उन्होंने रिजर्वायर बनाया हो, चाहे उन्हें बहुत ज़्यादा पानी स्टोर किया हो, चाहे उन्होंने कोई भी एक्ट किया है, इन केस अगर वो रिटर्न में डिफेंडेंट के पास कंपनसेशन मांगने जाते हैं तो वो कंपनसेशन नहीं मिलेगा, उल्टा उनके ऊपर क्लेम लगेगा कि प्लेंटिव फॉल्ट। नेक्स्ट बात करते हैं एक्ट ऑफ गॉड। इसको हम विस मेजर भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने पानी स्टोर किया है इतना, मैंने लिमिटेड अमाउंट में पानी स्टोर किया है, या आप एक्सेस में भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, एनी नेचुरल एक्टिविटी, जिसकी वजह से हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, हमारे एरिया में जो डैम थे, मेरे गांव में जो डैम थे, वो टूट गए। उसी इंसिडेंट की ड्यूरेशन में क्या हुआ, मेरे रिजर्वायर में लीकेज स्टार्ट हुई और वो सारा वाटर फ्लो होके क्या हुआ, मेरे जो डिफेंडेंट जो प्लेंटिव है उनको लॉस हुआ है, मेरे प्लेंटिव को लॉस हुआ है। तो यहाँ पे मैं कोर्ट के पास प्ली क्या ले सकती हूँ कि ये जो लॉस हुआ है किस वजह से हुआ है, एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ है, इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। ये मेरा घर है, ये मेरे डिफेंडेंट का घर है, ठीक है, लेकिन जो ऑफेंस हुआ है ये एक थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, ठीक है। अगर ऑफेंस इसकी वजह से हुआ है मेरे घर को, तो ये इंडिविजुअल कंपनसेशन नहीं देगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी के आप बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे, नंबर ऑफ केसेस में बहुत सारे एक्सक्यूजेज होते हैं जहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो अपने काम के लिए लायबल होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम डिफेंडेंट को लायबल नहीं डिक्लेयर कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज थर्ड पार्टी इज लायबल है। हु इज लायबल? थर्ड पार्टी। आई एम नॉट हेयर लायबल, बेसिकली थर्ड पार्टी लायबल। ये एक इंडिविजुअल का घर है, ठीक है, ये दूसरे इंडिविजुअल का घर है, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, ठीक है। ये है एक इंडिविजुअल का घर, यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, वाटर टैंक बनाया हुआ है, ठीक है। ये है मेरे डिफेंडेंट प्लेंटिव का घर, ये है मेरा प्लेंटिव और ये हूँ मैं डिफेंडेंट, ठीक है। अब क्या हुआ है यहाँ पे बेटा, ये जो वाटर टैंक रखा है ये किसने रखा है? इंडिपेंडेंट
कॉन्ट्रैक्टर ने या एनी पर्सन जो गवर्नमेंटल अथॉरिटी का था, हम ये मान लेते हैं, इसके काम की वजह से ये जो मेरा वाटर टैंक था ये क्या हो गया, इसमें लीकेज स्टार्ट हुई। इस लीकेज की वजह से मेरे प्लेंटिफ के घर में दीवार टूट गई। ठीक है, इफ द प्लेंटिफ इज नाउ क्लेमिंग फॉर कंपनसेशन, आई कैन से कि दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट हैज़ बीन डन बाय द थर्ड पार्टी। सो हु विल बी लायबल हियर, द थर्ड पार्टी। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, एक ये घर है, ठीक है, कितने फ्लोर है इसमें, 1, ये ग्राउंड फ्लोर, 1 1 1 2 3 फ्लोर्स का घर है। क्या हुआ, हम लोगों ने मिलके इस घर में डिसाइड किया कि हम रूफ पे क्या करते हैं, एक हम यहाँ पे बड़ा सा वाटर टैंक बनाते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ में 1 2 3 4 चारों पार्टी की 4 पार्टी कंसेंट अवेलेबल है। हमने सोचा कि अगर हम यहाँ पे वाटर स्टोरेज टैंक बना देंगे तो ये क्या होगा, हम चारों के लिए प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, तो हम चारों ने क्या किया, एग्री कर दिया। ओके, लेकिन अब क्या हुआ, ये जो थर्ड पर्सन था इसका घर वाटर टैंक से सबसे नियर बाय था, तो इनको क्या हुआ, लीकेज की वजह से इनके किचन में सीलिंग आने लग पड़ी और क्या हुआ, इनकी प्रॉपर्टी डैमेज होने लग पड़ी। अब इन्होंने क्या किया है, केस फाइल किया है इन पे और इन पे। द कोर्ट विल से कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों मिलके कोई काम कर रहे हैं तो ये कंसिडर किया जाएगा कि ये प्लेंटिफ की कंसेंट है एंड द डिफेंडेंट इंडिविजुअली इज़ नॉट लायबल फॉर दैट ऑफेंस। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है। चलो, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्लेंटिफ फॉल्ट की अगर हम बात करते हैं, क्या है, इफ़ द प्लेंटिफ is at fault and any damage is caused, the defendant would not be held liable as the plaintiff himself came into contact with the dangerous thing। आपने क्या करा, प्लेंटिफ ने खुद डेंजरस चीज़ें इकट्ठी करी हैं, either in land or in property anyway, then you cannot claim for compensation from the defendant। नेक्स्ट बात करते हैं एक्ट ऑफ गॉड, सबको पता है। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी एक बार पढ़ लेते हैं, क्या होता है। The rule also does not apply when the damage is caused due to act of third party. The third party means the person, neither the servant of the defendant, nor the defendant has any contract with them or control over their work, but where the act of the third party can be foreseen. The defendant must take due care, otherwise he will be held responsible। बच्चे, डिफेंडेंट सिर्फ तब तक रिस्पॉन्सिबल होगा जब तक उसकी नज़र में फोरसीन था, जब तक पता था कि वो ये ऑफेंस रोक सकता है, तब तक डिफेंडेंट को लायबल डिक्लेयर कर सकते हो। द मूवमेंट, द सिचुएशन, ये एक सिचुएशन है जो डिफेंडेंट के कंट्रोल से बाहर है, डिफेंडेंट की नॉलेज से बाहर है। इन दैट सिचुएशन यू कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन from the defendant. In that situation, the independent contractor or the third person will be liable. But the situation, unless and until it is in the control of the defendant, situation को हम defendant के control में कर सकते हैं, तब तक हम ये consider करेंगे the defendant is liable and the plaintiff is not liable। ठीक है, let's come to next slide, consent to plaintiff। We can read this line, दिस एक्सेप्शन फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटारी नॉन फेंट इंजुरी। बहुत बढ़िया, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ़ ए एंड बी आर नेबर्स, क्या है, ये है हमारे नेबर्स हैं, चलो ठीक है, एंड दे शेयर द सेम वाटर सोर्स, बहुत बढ़िया, ये सेम वाटर सोर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, विच इज़ सिचुएटेड ऑन द लैंड ऑफ ए। चलो ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। क्या बोला इन्होंने, ए एंड बी नेबर हैं, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, एंड दे शेयर द कॉमन वाटर सोर्स, इनका कॉमन वाटर सोर्स हमने ये बना दिया, चलिए ठीक है, विच इज सिचुएटेड ऑन द लैंड ऑफ ए, ये ए का लैंड है, ठीक है, ये बी है और ये भी ए का लैंड है, ठीक है,
इफ़ द वाटर एस्केप्स एंड कॉजेज डैमेज टू बी, अब पानी इधर को भी जा सकता था, इधर को भी जा सकता था, लेकिन क्या हुआ, एंड द वाटर एस्केप्स एंड कॉजेज डैमेज टू बी, बी को डैमेज हुआ, ठीक है, बी के घर को डैमेज हुआ, ठीक है, ही कांट क्लेम डैमेजेस, बी डैमेज नहीं मांग सकता, क्यों नहीं मांग सकता, एज ए वुड नॉट बी लायबल फॉर द डैमेज, लायबल क्यों नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी यहाँ पे है और दोनों ने इक्वली काम किया है, ठीक है। जो हमारा फोर्थ फ्लोर वाली बात थी, 1 2 3 4, यहाँ पे वाटर शाफ्ट बना, इसका घर खराब हुआ, ही कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम द लास्ट 3 1, रीजन बीइंग चारों की इक्वल कंसिडरेशन थी, इक्वल कंसेंट थी, तभी जाके ये वाटर शाफ्ट बना है। देन एन इंडिविजुअल सिंगल इज नॉट लायबल फॉर सच एन ऑफेंस। चलो लेट्स कम टू नेक्स्ट स्लाइड। एब्सोल्यूट लायबिलिटी, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन फ्रॉम द टॉर्च, हमेशा के लिए लास्ट है, इसके बाद हम जो है टॉर्च में आगे लीगल प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे, हमारे जो हैं इलस्ट्रेशंस डिस्कस करेंगे, पैराग्राफ्स हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे टॉर्च में, बहुत बार पूछा भी जाता है। द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, सिंपल वर्ड्स कैन बी डिफाइंड एज द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी माइनस द एक्सेप्शन। देखो एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या कहती है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी माइनस एक्सेप्शन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में जो हमें 5 एक्सेप्शंस मिली या 4 एक्सेप्शंस मिली, उनको रिमूव कर दो, बन गया हमारा एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट वर्ड से ही आपको पता होगा, एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली लायबल। जैसे फ्रेंड्स बोलते हैं कल पार्टी में गए, एब्सोल्यूटली आऊँगा यार, मुझे तो पार्टी बहुत पसंद है। इन ए सेम वे एब्सोल्यूट लायबिलिटी, एब्सोल्यूटली लायबल। अब आपको एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोर्ट क्या करता है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं देता, इसलिए हमने बोला एब्सोल्यूट लायबिलिटी इन सिंपल वर्ड्स कैन बी डिफाइंड एज रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी माइनस द एक्सेप्शंस। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की जो 5 एक्सेप्शन, 4 एक्सेप्शंस रिमूव कर दो, उसके बाद वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट लायबिलिटी आया कहाँ में, इंडिया में आया है। कौन से केस से आया, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से आया। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट इन विच द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूटली लायबिलिटी अराइजेस। एग्जाम के लिए क्वेश्चंस क्या हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम हर बार भूलते हैं। कौन से केस में आया, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आया, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे एब्सोल्यूट लायबिलिटी के। क्या है एब्सोल्यूट लायबिलिटी, मींस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी माइनस एक्सेप्शंस, मींस स्ट्रिक्ट एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई भी एक्सेप्शन अवेलेबल नहीं है। कौन से केस में आया, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चलो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। बच्चे आप ये इमेज में भी थोड़ी सी ब्लर होगी, इफ यू कैन सी यहाँ पे जो गैस फ्लो हो रही है, ये जो गैस है ये है ओलियम गैस। कौन सी गैस है, ओलियम। इंडिया में जब ओलियम गैस लीकेज केस हुआ, इस दैट सिचुएशन कोर्ट टुक द व्यू ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी एंड रिमूव द क्या किया कोर्ट ने, एक्सेप्शन को रिमूव कर दिया, माइनस कर दिया एक्सेप्शंस को, रिमूव कर दिया एक्सेप्शंस को। कोर्ट ने बोला अगर आप हर सिचुएशन में पार्टीज़ को एक्सेप्शन देंगे और उन्हें ऐसे फ्री करते जाएंगे, तब आप किसी को भी कंपनसेशन के लिए लायबल कैसे डिक्लेयर करेंगे, देन हु विल पे द कंपनसेशन। इन दैट सिचुएशन कोर्ट सेड दैट एब्सोल्यूट लायबिलिटी, अगर कोई भी डेंजरस सब्सटेंस आपकी प्रॉपर्टी से निकल के गया है, एस्केप हुआ है, देन यू आर लायबल इन एनी सिचुएशन, ठीक है, देन यू विल बी लायबल इन एनी सिचुएशन एंड नो कंपनसेशन and no relaxation will be there. The fact of the case that क्या हुआ था, some oleum gas leaked in a particular area, कहाँ पे हुआ है, दिल्ली में हुई, from the industry, due to the leakage of many people were affected, बहुत सारे लोग affected हुए थे। The apex court had evolved that
देन इवॉल्व द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी ओलियम गैस केस में। बेटा क्वेश्चन जो है घुमा के भी आ सकता है, ठीक है। एंड स्टार्टेड दैट डिफेंडेंट वुड बी लायबल फॉर द डैमेजेस कॉज विदाउट कंसिडरिंग द एक्सेप्शन, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास घुमा के कैसे आ सकता है, देखो हमने क्या बोला, एब्सोल्यूट लायबिलिटी मीन्स माइनस एक्सेप्शन। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कौन सी गैस लीकेज हुई थी, ओलियम गैस लीकेज हुई थी, सेकंड क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को अगर आप घुमा के देखते हो, विच केस इज नोन एज ओलियम गैस लीकेज केस, वो कौन सा केस है, एमसी मेहता केस। नेक्स्ट बात करी गई थी कहाँ पे लीकेज हुई थी, दिल्ली में लीकेज हुई थी। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो मोस्टली भूल जाते हैं लेकिन वो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोर्ट ने बोला था फर्स्ट टाइम एब्सोल्यूट लायबिलिटी लगाई थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक्सेप्शंस हैं, एब्सोल्यूट लायबिलिटी में एक्सेप्शंस अवेलेबल नहीं है। चलो ठीक है, आगे क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी इफ एनी पर्सन इज एंगेज्ड इन, कहाँ एंगेज्ड है, डेंजरस और हजार्डस एक्टिविटी, एंड इफ एनी हार्म कॉज्ड टू एनी पर्सन ड्यू टू any accident which occur due to carrying of such inherently dangerous hazardous activity, then the person who is carrying out such activity will be held liable। जो वो एक्टिविटी कर रहा है वो इंडिविजुअल लाइबल होगा। The exception to the strict liability rule also would not be considered, no exception, ठीक है। केस का नाम क्या था, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जजमेंट किसकी थी, भोपाल केस की। वाइल द डिसाइडिंग केस ऑफ भोपाल गैस ट्रेजिडी केस टू इंश्योर दैट द विक्टिम ऑफ सच एक्सीडेंट्स गेट क्विक रिलीफ थ्रू इंश्योरेंस। ऑब्जेक्ट क्या था एब्सोल्यूट लायबिलिटी का, कि ओलियम गैस से पहले बेटा केस चला था भोपाल गैस ट्रेजिडी केस, ठीक है। तो ये सिचुएशन आई थी, पहले ओलियम फिर भोपाल, जब ये बार बार गैस ट्रेजिडीज होने लग पड़ी तो कोर्ट ने बोला कि अगर आप बार बार स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई करेंगे तो कंपनसेशन कौन देगा। तो इंश्योरेंस को फोकस करने के लिए इमीडिएट डिसीजन लिया गया जिसमें एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल लगाया गया, ठीक है। और तब क्या हुआ था, एक एक्ट पास हुआ था, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए जो आफ्टर ग्रेजुएशन वाले एग्जाम दे रहे हैं। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 कब आया था, ओलियम गैस के बाद आया था, ठीक है, 1991 में आया था। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, आप एक बार इस स्लाइड को नोट डाउन कर लो, इसमें क्या लिखा है, ठीक है गाइस। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं कि मैंने किस किस चीज़ के बारे में बात करी है। टॉस के हमने हर उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, या वो पैराग्राफ बेस्ड एग्ज़ाम हो, या हमारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम हो, या हमारे पीएचडी के हो, या हमारे क्लैट के हो। आई हैव कवर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को एक बार नोट करो। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल ट्राई टू सॉल्व आउट फ्यू लीगल प्रिंसिपल्स एंड फ्यू इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें हम बात करेंगे कि अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी है अब हम उनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। सो जस्ट नोट इट डाउन एंड लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम अपने अभी तक पढ़ी हुई चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। सो जस्ट नोट इट डाउन एंड लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।